चंदनपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वो आलू की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में किया करता था और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन किया करता था। आलू ले लो, आलू ताजे ताजे आलू ले लो भाई, आलू ले लो, सस्ते और ताजे आलू है, ले लो। इस तरह वो अपने सारे आलू को बेच दिया करता था। एक दिन श्याम के पास एक आलू चिप्स के मैनेजर उसके पास पहुंचते हैं। अरे भाई, इस गांव में सबसे बड़ा खेत किसके पास है जो आलू की खेती सबसे अधिक मात्रा में करती हो? इस गांव में सबसे बड़ा खेत वो तो मेरे ही पास है और आलू भी सबसे अधिक मैं ही उपजाता हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं एक आलू चिप्स की फैक्ट्री से आया हूँ। हमारी कंपनी आलू चिप्स बनाती है। इसके लिए हमें अच्छे अच्छे आलू की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सर जी, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस गांव में सबसे बड़ा खेत आप ही के पास है। हमारी कंपनी आलू चिप्स बनाती है तो हमें अधिक मात्रा में आलू की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम गांव गांव जाकर बड़े बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे आलू खरीदते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे लिए आलू की खेती करो। इसके लिए मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाऊंगा और आपको पहले ही पैसे दे दूंगा, जिससे आपको आलू की खेती करने में कोई दिक्कत ना हो। अरे वाह सर जी, यह आइडिया तो काफी अच्छा है और इसमें तो हमारा एक पैसा खर्चा भी नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। फिर श्याम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और मैनेजर उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी सारी बात को श्याम को पढ़कर सुना देता है और मैनेजर उसे पैसे भी देता है। अरे वाह भाई, इतने पैसे तो मैंने अपने जिंदगी भर में नहीं देखी। आलू की फसल हो जाने पर हम आपसे आलू ले जाएंगे और आपके पैसे भी दे देंगे। मैनेजर वहां से चला जाता है और श्याम भी अपने घर को जल्दी से जाता है और वो सारी बात को अपनी पत्नी को जाकर बता देता है। अरे वाह जी, इतने सारे पैसे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ कमला, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो हमें बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह उठकर श्याम कुदाल लेकर अपने खेत को चला जाता है। श्याम अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उसकी खेत में अच्छी फसल हो जाती है। अरे वाह, इस बार तो हमारी फसल सबसे अच्छी हुई है। अब तो मैं जल्दी से इसे कोड़कर घर ले जाता हूँ। फिर श्याम आलू को लेकर अपने घर आ जाता है और अगले दिन श्याम मैनेजर का इंतजार करने लगता है। काफी समय बीतने के बाद वहाँ पर कमला आ जाती है। क्या हुआ जी, काफी परेशान लग रहे हो? अरे कमला, आज वह मैनेजर आने वाला था लेकिन अभी तक वो आया ही नहीं। इतना कहते ही मैनेजर एक बड़ा सा गाड़ी लेकर आता है। हाँ तो श्याम भाई, इस बार खेती कैसी हुई है? साहब, इस बार आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है और आलू के साइज भी बड़े बड़े हुए हैं। यह तो अच्छी बात है। तो बताओ, आलू की बोरियां किधर है? मेरे मजदूर उसे गाड़ी पर लोड करेंगे। मैनेजर के आदमी आलू की बोरी को गाड़ी में लोड कर लेते हैं और फिर मैनेजर आलू को देखकर बोलता है। अरे वाह भाई, तुमने तो सच में आलू की फसल औरों से अच्छी की है। मैनेजर साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ, पूछो। मैनेजर साहब, आप एक बार में कितनी आलू की बोरी खरीद सकते हो? आप जितनी भी आलू की खेती करो वो सब मैं खरीद लूंगा, लेकिन आलू ताजे होने चाहिए। यह कहकर मैनेजर श्याम को पैसे देकर वहां से चला जाता है और इधर श्याम के मन में लालच की भावना अधिक हो जाती है और शाम होते ही श्याम बाजार में अधिक आलू उपजाने वाली दवाई ले आता है। अरे जी, यह क्या लाए हो? अरे भाग्यवान, यह एक जादुई दवा है। इसके छिड़कने से जल्दी आलू की फसल तैयार हो जाएगी। देखो जी,
ज्यादा लालच मत करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे पता है क्या करना है। मैंने तो गलती कर दी तुझे बता के। और रही बात मैनेजर की, तो उसे पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन श्याम उस दवाई को लेकर अपने खेत चला जाता है और उस दवाई को पूरे खेत में छिड़क देता है। और कुछ ही दिन बाद श्याम अपने फसल को देखता है तो पहले से ज्यादा फसल दिखाई पड़ती है। फिर उस फसल को खोदकर अपने घर ले जाता है और फिर अगले दिन मैनेजर का इंतजार करने लगता है। अरे वाह भाई, लगता है कि पिछले बार से अधिक आलू की फसल हुई है? कुछ नहीं मैनेजर साहब, इस बार मैंने काफी मेहनत और लगन से इस फसल को उपजाया है। हाँ भाई, इस बार की मेहनत और लगन तो काफी अच्छी दिख रही है। इस बार तो आलू के साइज भी बड़े बड़े हैं। मैनेजर साहब श्याम को पैसे देकर वहाँ से आलू लेकर चला जाता है। देखो भाग्यवान, मेरे पास कितने पैसे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अच्छा, एक काम करो, घर में बचे आलू को बाजार में बेच आओ। फिर श्याम बचे हुए आलू को लेकर बाजार लेकर चला जाता है तो वहाँ के व्यापारी बोलते हैं, अरे श्याम भाई, हम लोगों को भी जीने का मौका दो यार। आप भी आलू बेचने आ गए हो। मैंने तो देखा कि आपका आलू तो ट्रक से फैक्ट्री में जाता है। हम लोगों को भी जीने का मौका दो श्याम भाई। फिर श्याम वापस अपने घर आ जाता है और शाम होते ही मैनेजर उसके घर आ पहुंचता है। अरे भाई, इस बार कैसी फसल उगाई है? यह आलू है या आलू के नाम पर जहर? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आलू की चिप्स बनाने से पहले इसको क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। और इस बार तुम्हारा आलू क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया और रिसर्च में केमिकल भी पाया गया। लोग इसे खाकर बीमार ही पड़ेंगे ना, जिसके कारण हमारी कंपनियां बदनाम भी हो सकती है। मैं इस आलू को नहीं खरीद सकता, मेरे पैसे वापस दो। अरे मैनेजर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाया था ना कि अगर फसल में किसी भी प्रकार का केमिकल पाया जाएगा तो तुम्हें सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मेरे सारे पैसे वापस करो, नहीं तो मुझे FIR करना पड़ेगा। नहीं मैनेजर साहब, आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे देता हूँ। फिर श्याम वो सारे पैसे लौटा देता है। आज से हमारी कंपनियां आपके साथ कोई भी धंधा नहीं करेगी। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मैं तो पहले से ही कह रही थी, जितना मिल रहा उतना ही में संतोष करो। तुम ठीक कहती थी कमला, अब मैं बिना छिड़काव वाला फसल उगाऊंगा। और इस तरह श्याम अपनी मेहनत और लगन से फिर से फसल उगाना शुरू कर देता है। बदलापुर नामक गांव में रमेश नाम का एक आलसी किसान रहता था, जो सेठ रामलाल के खेतों में काम करता था। गांव में भीषण वर्षा के कारण बिना मजदूरी लिए ही सभी मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी सुनते हो, दिन रात सिर्फ सोते रहते हो। जाइए अपने खेतों में बचा खोदा सब्जी लेते आइए, वरना पानी के कारण सब खराब हो जाएगा। रमेश अपने घर से निकलकर अपने खेत के पास पेड़ के नीचे सो जाता है और फिर उसकी शाम की नींद पूरी होने पर उसकी आंखें खुलती है और फिर सब्जी लेकर वापस अपने घर आ पहुंचता है। ये जी, इतना समय कहाँ लग गया? कहीं फिर से सो गए थे क्या? नहीं भाग्यवान, तुम मुझे इतना आलसी समझती हो क्या? सुनिए जी, घर में सारा सब्जियां खत्म हो गया है। जाइए सेठ से पैसे लेकर बाजार से सब्जियां खरीद के आइए। रमेश सेठ के घर चल देता है और सेठ के घर पहुंचते ही सेठ रमेश से बोलते हैं, क्या जी रमेश, क्या हाल है? सब आपकी दुआ है मालिक, आपकी वजह से ही तो हमारा परिवार चल रहा है। कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि घर में सारे अनाज सब्जियां खत्म हो गए हैं और कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। क्या बताओ रमेश,
जब से पानी गिरा है तब से हम भी परेशानी का शिकार हो गए हैं। हमारे पास भी धीरे धीरे अनाज खत्म हो रहे हैं। इतना कहते ही सेठ रमेश को कुछ पैसे दे देता है और रमेश वहाँ से बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार से कुछ अनाज और सब्जियाँ लेकर रमेश फिर से घर आ पहुँचता है और फिर जाकर सो जाता है। अरे उठ भी जाइए, आज तो जाकर कुछ काम कर लीजिए। दिन रात सिर्फ चारपाई पर पड़े रहते हैं। अभी कभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच आइए। रमेश यह सब बातें सुनकर जंगल की ओर चल देता है और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वाह भाई, कितना सुंदर हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। चलो कुछ देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी लकड़ियाँ चुनने के लिए पूरा दिन बचा हुआ है। रमेश वहीं पेड़ के नीचे सो गया। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग बाबा पानी की तलाश में रमेश के पास आ पहुँचते हैं। अरे भाई, सुनते हो? इस समय इस घने जंगल में सो रहे हो? अब तो थोड़े ही देर में अंधेरा होने वाला है। रमेश की नींद अचानक से खुलती है और लेटे लेटे बोलता है, बाबा जी, आप अपना काम बताइए ना, हमें तंग क्यों कर रहे हैं? आराम करने दीजिए। यह तो बड़ा ही विचित्र आदमी है। बेटा, हमें माफ कीजिएगा, हम बहुत दूर से आ रहे थे। हमने आपको देखा तो सोचा कि आपसे पूछ लूं। अगर पानी मिल जाता तो आपका बड़ा ही उपकार होता। उपकार परोपकार सब छोड़िए बाबा जी, ये थैला में पानी रखा हुआ है, पी लीजिए और यहाँ से चलते बनिए। यह तो बड़ा ही आलसी है। चलो, इससे हमें क्या। बाबा ने थैले से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा ली। बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज जी, अगर आपने पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से चले जाइए, हमें आराम करने दीजिए। बाबा जी को रमेश की बातें बहुत ही अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। तभी रमेश की आंखें खुलती है। तब रमेश उठकर लकड़ियाँ चुनने लगता है। लकड़ियाँ चुनने के बाद उसे बाजार में बेचकर घर के लिए कुछ राशन ले आता है। उसका लाया हुआ राशन कुछ ही दिन चल पाता है। तभी उसकी पत्नी उससे फिर से जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहती है, चलो आज भी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। तभी फिर से वही बाबा बाजार की ओर जा रहे थे। तभी रमेश को देखकर बोलते हैं, अरे बेटा, अब फिर से सो रहे हो? अरे बाबा, घर में बीवी नहीं सोने देती, आप मुझे जंगल में नहीं सोने देते। अरे बेटा, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है बाबा? रमेश की बातें सुनकर बाबा मन ही मन मुस्कुराए। यह लो बेटा, यह एक सोने की अंगूठी है। तुम इसे बेचकर अपना सारा जीवन गुजार सकते हो। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। रमेश ने उस अंगूठी को अपने थैले में रखकर जल्दी लकड़ियाँ चुनने लगता है। कुछ देर के बाद रास्ते में उसे जोरों की प्यास लगने लगती है। रमेश अपनी लकड़ियों की गठरी को साइड में रखकर पानी पीने के लिए तालाब चला जाता है। जैसे ही पानी पीने के लिए रमेश झुकता है, वैसे ही उसके थैले से सोने की अंगूठी गिर जाती है। रमेश ने उस अंगूठी को खूब ढूंढा, परंतु खोजने में असफल रहता है, पर नाराज होकर वहाँ से घर चला जाता है। क्या जी, आप बहुत उदास लग रहे हो? हाँ भाग्यवान, अब क्या बताऊं तुझे। रमेश के साथ जो भी घटना घटी वह सारी बात अभी पत्नी को बोल देता है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए। दोनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रमेश लकड़ियाँ की गठरी लेकर बाजार में बेच देता है और फिर बाजार में लकड़ियाँ बेचने के बाद रमेश मछली खरीदकर घर आ जाता है। घर में जब उसकी पत्नी मछली को काटी तो उसे एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई पड़ती है। वह तुरंत अंगूठी को लेकर रमेश को दिखाने ले गई। अजी सुनते हो, यह देखिए, उस मछली के पेट से अंगूठी निकली है।
रमेश अंगूठी को देखते ही तुरंत पहचान गया। रमेश उस अंगूठी को बाजार में जाकर बेचकर अपने घर के लिए राशन और खेत के लिए बीज खरीद ले आता है और अपने खेत में कड़ी मेहनत करने लगता है और इस तरह उसका आलसपन भी धीरे धीरे छूट जाता है। एक समय की बात है, सोनपुर गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। भोला के पास एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपना खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। भोला दिमाग का बड़ा ही तेज था। वह मौसम को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। इसी के कारण उसके गांव में उसकी बहुत इज्जत भी थी। कुछ दिन पहले की बात है, भोला खेती कर रहा था कि तभी उसके गांव के मुखिया जी आए और मुखिया बोले, अरे ओ भाई भोला, इतनी जोर से खेती करने में लगे हो, क्यों पसीना बहाते हो इस छोटी सी खेत में? इसे मेरे नाम क्यों नहीं कर देते और मेरे यहाँ काम पर लग जाते? दरअसल मुखिया हमेशा भोला से चिढ़ता था क्योंकि वो छोटा सा खेत मुखिया के खेत से जुड़ा हुआ था। मुखिया चाहता था कि भोला के खेत को किसी तरह हथिया ले, लेकिन भोला अपना खेत किसी भी हाल में देना नहीं चाहता था। भोला ने मुखिया से कहा, हाँ मुखिया जी, मैं इसी छोटी सी खेत से तो पल रहा हूँ। अगर इसे आपको दे दूंगा तो मैं सड़क पर ना जाऊंगा। लेकिन मैं सोच लिया हूँ मुखिया जी, इस बार ऐसी फसल करूंगा कि 2 गुनी कमाई हो जाएगी। देखना मुखिया जी, एक दिन आपका वाला खेत भी मैं अपने में मिला लूंगा। हा हा। मुखिया ने जब यह बात सुनी तो वह चौंक गया और मन में बोला, अरे बाप रे बाप, ये कौन सा खेती करने जा रहा है री? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये तो सर्वा वैसे भी बड़ा चतुर है। अरे ओ भोला, लेकिन तुम खेती किसकी करने जा रहे हो? बताओ तो सही। ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा मालिक, यह थोड़ा पर्सनल है। दरअसल जमीन मेरा कम है ना मालिक, उसकी वजह से कम हो रही है फसल। मैं रात में आकर इसका हिसाब किताब लगाऊंगा। इतना कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। लेकिन मुखिया को तो टेंशन हो गया था, ये करेगा तो करेगा क्या। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और भोला फौरा लेकर अपने खेत की तरफ निकला ही था कि उसकी पत्नी मिस्ती ने टोक दिया। अरे रात में फौरा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान, शांत हो जाओ। अपने पास कम खेत की वजह से फसल नहीं हो पाती है ना। अब मैं एक ऐसा उपाय निकाला हूँ, इस बार इतना अनाज पैदा करूँगा कि साल भर भी खत्म नहीं होगा। भोला की यह बातें मुखिया खिड़की तरफ से सुनता है। मुखिया के तो पसीने छूट रहे थे कि आखिर कौन सा खेती करने वाला है भोला। वो भोला के पीछे पीछे उसकी खेत तक चला गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर देखने लगा। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? यह मुखिया का खेत थोड़ा अड़ जा रहा है। अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई और मुखिया के खेत में पहुँच गई, फिर तो उसको बिना मेहनत किए मेरी फसल मिल जाएगी। एक काम करता हूँ, कल मुखिया जी को बोलता हूँ, आप अपने खेत में एक दीवार बना ले ताकि मैं अपने खेत में फसल अच्छे से कर सकूं। मुखिया ने यह बात सुनी तो बोला, अच्छा भाई, तो ये बात है। तभी तो बोल रहा था कि मेरा खेत भी ले लेगा। अब देखना, खेती तो तू अपने खेत में ही करेगा, लेकिन फसल तो काटूंगा मैं ही। यह कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। भोला भी कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह जब भोला मुखिया जी से मिलता है तो उनसे कहता है, मुखिया जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, लेकिन कोई भी बात करो, मैं अपने खेत में दीवार खड़ा नहीं करूँगा। ठीक है, बात खत्म। लेकिन मालिक, ऐसा कब कहा मैंने? हाँ, पता है तुम यही कहते,
क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास है। यह कहकर मुखिया हंसता हुआ वहाँ से चला गया और मुखिया रात में अपने खेत पर फावड़ा लेकर पहुँचा और बोला, अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत को काट के आगे बढ़ा दूंगा ताकि इस भोला को पता भी ना लगे और वो मेरे खेत में खेती भी कर देगा और मुझे इसका लाभ भी मिल जाएगा। अरे सुनिए जी, आज आपका खेत कुछ बड़ा नहीं लग रहा। हाँ मिस्टी, लग तो रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, जो मुझे और भी ज्यादा फसल के लिए खेत को थोड़ा बड़ा कर दिया। चलो मैं अभी इस खेत में बीज बो देता हूँ और फसल आने तक इंतजार करता हूँ। भोला ने जी भर खेती की और फसल को बो दिया। महीने निकल गए और एक दिन फसल पककर तैयार भी हो गई। पूरा खेत धान से भर गया और जब काटने की बारी आई तो मुखिया ने कहा, अरे रुको भाई भोला, इतनी जल्दी क्या है? जिस खेत में तुमने फसल उगाई है, दरअसल वो जगह मेरी है। क्या बात कर रहे हो मालिक? मैंने तो आपसे जगह मांगी नहीं थी, तो आपने बढ़ा क्यों दी? वो सब मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं बड़े हुए जगह का मालिक हूँ। मैंने ही खेत को आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारे खेत की जड़ें मेरे खेत में आ जाए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मालिक, मेरे पास खेत तो कम था, इसलिए मैंने अपने मन में विचार लाया था कि काश ऐसा हो जाए। लेकिन आपने तो सच ही मान लिया। ना मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा था और ना ही मैं आपके पास गया था, इसलिए आपका इस खेत पर कोई हक नहीं है। आपकी खेत की सीमा जहाँ तक है वहीं तक आपका खेत है, समझे मालिक? मुखिया ने तो माथा पकड़ लिया और भोला के होशियारी के आगे अपना घुटना टेक दिया। लेकिन मुखिया हार मानने वाला में से नहीं था। वह इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। एक समय की बात है, भोला बीमार पड़ गया और गेहूं के फसल की बुआई आने वाली थी। मुखिया उसी हंसी उड़ाने के लिए उसका घर चला गया और भोला से बोलने लगा, क्यों भाई, देख बेईमानी का नतीजा, पड़ गए ना बीमार। अब खेत को कौन जोतेगा? क्यों? गेहूं का बुआई का समय जा रहा है, अभी तक तुम्हारे खेत में फावड़ा भी नहीं लगा है। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? वो मेरे बाबूजी का खेत है ना, वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान मिला है उस खेत को। कैसा वरदान? मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। मुखिया का दिमाग एक बार फिर सवालों से घूमने लगा। मुखिया उसके घर से चला गया, लेकिन बाहर ही छुप गया। और जब रात हुई तो भोला के पत्नी ने भोला से पूछा, सुनो जी, बाबूजी ऐसा कौन सा वरदान दे के गए थे जो एक खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? अपने खेत में हल तो चला नहीं पड़ेगा, फिर ये सब कैसे? अरे ये बहुत पर्सनल बात है, लेकिन आज तुझे बता ही देता हूँ। तो सुनो, अपने बाबूजी ने खेत में कहीं सोने का मटका गाड़ दिया है, जिसे हमें खोद कर निकाल लेना है। इसलिए तो मैं इस बार खेत को नहीं जोता हूँ। क्या करना है, जब इतना सोना मिल ही जाएगा तो। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुझे इस बार भूखा ही मार दूंगा। मैं जाकर तरीके से सोने का मटका निकाल लेता हूँ और तुझे पता भी नहीं लगेगा। अब क्या था, मुखिया अपने फावड़ा लेकर रात में पहुंच गया भोला के खेत पर। अब पूरे खेत को फावड़ा से खोद डाला, लेकिन कोई भी मटका नहीं मिला। जब रात बीती और सुबह हुई, मुखिया गुस्से में गया और भोला से बोला, क्यों रे भोला, कहाँ है तेरे खेत में सोने का मटका? तूने तो कहा था मेरे खेत में सोने का मटका है, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। कहीं नहीं मिला? ऐसे कैसे हो सकता है? आपने उत्तर और दक्षिण की दिशा में नहीं देखा होगा। मैं जाकर देखता हूँ। जाते कहाँ हो? हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं चारों तरफ खोद डाला, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। सब जगह खोद डाला? अरे ओ भगवान, सुनती हो? वो बीज लेकर आना तो
मुखिया जी ने अपने खेत को पूरा खोद डाला है। अब मुझे हल चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसी ने सही कहा है कि भगवान गरीबों के ही सुनते हैं। इसका मतलब तूने झूठ कहा था, वहाँ कोई सोना नहीं है। मालिक सोना होता तो मैं कब का निकाल कर जमींदार नहीं बन जाता। वह तो मैं अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए कहा था। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपको किसने बताई? अरे भाई, मुझे कौन बताएगा? मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर पर घूमता रहता हूँ जो मुझे पता चल जाएगा। वो तो मुझे सपना आया था इसलिए। अच्छा, ये बात है। बेचारा मुखिया मुंह लटकाकर चला गया। इस तरह भोला अपनी खेत को बड़ा भी कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से मुखिया से हल भी चलवाया।